हेलो दोस्तों। ये कहानी एक लड़की की है जो अपने दोस्त के कातिल को ढूंढने निकल पड़ती है। यहाँ वो उन रास्तों को चुनती है जिसे उसने कई सालों पहले छोड़ दिया था, मगर इस बदले के बीच उसे कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, जहाँ बात खतरे तक आ जाती है। लेकिन क्या वो अपने दोस्त के बदले को पूरा कर पाती है? ये जानने के लिए आपको हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। तो बिना किसी देरी की चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक सुपर स्टोर को देखते हैं जहाँ कुछ चोर दाखिल होते हैं, सामान के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। सुपर स्टोर को संभालने वाला एक लड़का होता है। वो उन सभी को पैसे देने को कहता है, लेकिन उन चोरों को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के पर हमला कर देते हैं। अब वो चोर उस लड़के को पैसे देने को कहते हैं, जहाँ वो लड़का डरते हुए अपनी सभी कैश को दे देता है। मगर इतने से उन चोरों का दिल नहीं भरता। वो उससे कहते हैं, तुम्हारे बाकी के पैसे कहाँ हैं? यहाँ वो लड़का काफी डरा हुआ होता है। वो उन्हें बताता है, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, बाकी के पैसे क्रेडिट कार्ड में होंगे। तभी उन चोरों में से एक चोर की नजर सामने रखी तिजोरी पर जाती है। वो उस लड़की को जबरदस्ती तिजोरी खोलने को कहते हैं, पर तभी वहाँ हमारी मेन लीड हीरोइन आ जाती है, जिसका नाम अर्जुन होता है। और वो उन चोरों पर ध्यान ना देकर अपनी पेमेंट करने लगती है। मगर उन चोरों को उसकी गुस्ताखी पसंद नहीं आती, जिसके बाद वो अर्जुन पर हमला करने जाते हैं। पर तभी अर्जुन उन सभी को अपनी फाइटिंग स्किल से मार गिराती है। अर्जुन असल में बॉडीगार्ड का काम किया करती थी, इसलिए वो फिजिकल फाइटिंग, शॉर्ट फाइटिंग और बाइक राइडिंग में माहिर होती है। और यही वजह थी कि वो उन चोरों को आसानी से सबक सिखा सकी। वही सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ बैलेंस डांसर्स को देखते हैं, जिनमें एक मिन्ही नाम की डांसर शामिल होती है। यहाँ वो डांस के दौरान किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट होती है और नीचे जा गिरती है, मगर वो किस चीज से डिस्ट्रैक्ट हुई थी यह हमें आगे मालूम पड़ेगा। यहाँ अगले सीन में हम अर्जुन को देखते हैं, जो अपने अपार्टमेंट में आराम कर रही होती है। तभी उसे मिन्ही का कॉल आता है। यहाँ मिन्ही उसे मिलने के लिए बुलाती है और अर्जुन उसकी अच्छी दोस्त होती है, इसलिए वो उसके कहने पर मिलने चली जाती है, जिस दौरान वो कुछ लिक्वर्स को भी लेती है ताकि वो दोनों दोस्त एक अच्छा समय बिता सके। लेकिन जब वो अर्जुन मिन्ही के दरवाजे को नॉक करती है, तब उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। वहीं ज्यादा समय लगने पर अर्जुन पासवर्ड को डालकर घर में दाखिल हो जाती है, मगर अर्जुन को मिन्ही कहीं नहीं दिखती। आखिर में वो मिन्ही के कमरे में जाती है, जहाँ उसे एक बॉक्स दिखता है। वो उस बॉक्स खोलती है, जहाँ उसमें एक लेटर मिलता है। यहाँ उस लेटर में लिखा था, अर्जुन तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। वही नीचे चोई चीफ नाम की आईडी लिखी होती है। अब अर्जुन को कुछ समझ नहीं आता। वो मिन्ही को कॉल लगाने लगती है, पर उसका फोन उसी कमरे में था। अब अर्जुन को शक होने लगता है। वो मिन्ही को ढूंढते हुए उसके वॉशरूम में पहुंचती है, जहाँ उसे बाथ टब में मिन्ही की लाश मिलती है। अर्जुन और मिन्ही काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए मिन्ही के मरने पर उसे काफी दुख होता है। यहाँ वो उन यादों को याद करने लगती है जब वो दोनों पहली बार एक शॉप पर मिले थे। यहाँ मिन्ही और अर्जुन एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए मिन्ही उसे पहचान लेती है, जिसके बाद वो दोनों साथ में बातें करने लगते हैं। यहाँ मिन्ही पूछती है, तुम आजकल क्या कर रही हो? पर अर्जुन अपनी असलियत बताने को तैयार नहीं थी, इसलिए वो उसे झूठी कहानी बताती है, जहाँ वो काम के चलते इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाया करती है। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं, जहाँ अर्जुन अपने दोस्त के मरने से बेहद दुखी होती है। इसी के साथ वो अपने दोस्त की आखिरी इच्छा को अधूरी नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो अपनी दोस्ती की खातिर उसके कातिल को मारने का डिसाइड करती है। यहाँ अर्जुन उसी लेटर को देखती है, जहाँ चोई चीफ नाम की एक आईडी लिखी हुई होती है। अब वो उस आईडी को स्टॉक करती है, जहाँ उसे डिसेस की ढेर सारी फोटोज दिखती हैं। अर्जुन कैसे भी करके उस आईडी के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो उस आईडी पर डिसेस बाय करने के लिए मैसेज भेजती है। मगर यहाँ उसकी लंबी बातचीत नहीं हो पाती, जिस कारण वो निराश होकर अपनी और मिन्ही की तस्वीरों को देखने लगती है। यहाँ वो उन ख्यालों को याद करती है जब मिन्ही उससे जबरदस्ती फोटो क्लिक करवाती है। असल में इस पल के बाद उन दोनों की दोस्ती काफी अच्छी हो गई थी। यहाँ तक अर्जुन भी खुश रहने लगी थी। उसका मानना था कि जब से मिन्ही उसकी जिंदगी में आई थी, तब से उसे जीने की राह मिली थी। असल में अर्जुन अपने बॉडीगार्ड वाले काम से तंग हो चुकी थी। यहाँ तक वो ये भी सोचती थी कि एक दिन उसकी एक काम करते वक्त मौत हो जाएगी, मगर मिन्ही उसे ऐसे ख्याल को दिमाग से हटा देने को कहती थी। खैर, इसी के साथ हम प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं, जहाँ मिन्ही के फोन पर किसी का कॉल आता है। वही मिन्ही का फोन अर्जुन के पास था, इसलिए वो कॉल को उठा लेती है। जहाँ दूसरी तरफ से एक व्यक्ति की आवाज आती है। उसकी बातों से जाहिर था कि वो मिन्ही से किसी बात को लेकर गुस्सा था, और वो धमकी देता है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं तुम्हारे दोस्त और परिवार को खत्म कर दूंगा।
यहाँ ओकजुन को एक बात क्लियर हो जाती है, कहीं न कहीं इस व्यक्ति का मिन्ही की मौत से कनेक्शन था, इसलिए वो उसके बताए हुए लोकेशन पर पहुंच जाती है। यहाँ वो चोई नाम के व्यक्ति को देखती है जो कुछ ड्रग्स जैसे पिल्स का डील कर रहा होता है। चोई वही व्यक्ति था जिसका जिक्र मिन्ही ने लेटर में किया था। खैर, उसके बाद वो फिर से मिन्ही को कॉल करता है पर ओकजुन उस फोन को पिक नहीं करती, जिसके बाद चोई अपनी लैम्बोर्गिनी को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ओकजुन भी अपनी बाइक पर सवार होकर उसका पीछा करने लगती है। जहाँ वो कुछ दूर जाके एक घर के सामने रुकते हैं। ये घर चोई का होता है, मगर ओकजुन भी अभी उस घर में घुस नहीं सकती थी, इसलिए वो अगली सुबह चोई के जाने का इंतजार करती है। जहाँ उसके जाते ही वो घर में दाखिल हो जाती है। अब वो सबसे पहले वॉइस डिवाइस को प्लांट करती है ताकि वो चोई की हर बात को सुन सके। जिसके बाद वो चोई के कमरे में पहुंचती है, जहाँ उसकी नजर एक कपबोर्ड पे टिकती है। वो उसे काफी मुश्किलों के बाद खोलने में कामयाब होती है, लेकिन दरवाजा खुलते ही उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस कपबोर्ड में ढेर सारे सेक्स टॉयज होते हैं। यहाँ ओकजुन सबसे ज्यादा हैरान तब होती है जब उसे वहाँ कई सारे पेन ड्राइव मिलते हैं और उन सभी पर किसी न किसी लड़की का नाम होता है और एक पेन ड्राइव पर मिन्ही का भी नाम होता है। ओकजुन उस ड्राइव को कंप्यूटर में खोलती है, जहाँ उसे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे ओकजुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। असल में उस पेन ड्राइव में मिन्ही और चोई के गंदे वीडियोस थे, जहाँ चोई ने मिन्ही को जबरदस्ती इस काम के लिए मनाया था। अब ये सब देखकर ओकजुन टूट जाती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हंसती खेलती दोस्त इन सब मामलों में फंसी थी। यहाँ हमें ये भी क्लियर होता है कि मिन्ही शुरू में चोई को देखकर डिस्ट्रैक्ट हुई थी। असल में चोई उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसके डांस प्रैक्टिस के दौरान भी आ जाया करता था। ओकजुन खुद को शांत करके चोई को मार देने का डिसाइड करती है, जिसके बाद वो चोई की बातचीत सुनने लग जाती है। यहाँ उसे मालूम पड़ता है कि चोई उस रात एक क्लब में जाने वाला था ताकि वो कई और लड़कियों को फंसा सके। इसी का फायदा उठाकर ओकजुन उस क्लब में पहुंच जाती है। यहाँ ओकजुन का प्लान था कि वो चोई के चंगुल में फंसने का नाटक करे ताकि वो सही मौके का फायदा उठाकर उसे मार सके। यहाँ होता भी कुछ ऐसा ही है। चोई की नजर ओकजुन पर पड़ जाती है। यहाँ ओकजुन भी उसके जाल में फंसने का नाटक करती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ चोई के घर की ओर निकल पड़ते हैं। मगर ओकजुन नोटिस करती है कि वो उसे घर न ले जाकर कहीं दूर जगह ले जा रहा है। अब वो उससे पूछती है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? असल में चोई उसे होटल ले जाता है, जहाँ वो ओकजुन को अपने स्पेशल कमरे में ले आता है। यहाँ उसके कारनामे के लिए हर तरह के सेक्स टॉयज मौजूद होते हैं, इसलिए वो पूरी तैयारी के साथ ओकजुन के पास आता है। इस बार उसने ओकजुन को उसी ड्रग से बेहोश किया था जिसकी वो शुरू में डील कर रहा था, लेकिन ओकजुन बस बेहोश होने का नाटक कर रही है। वही जब चोई उसके साथ गलत काम कर रहा होता है, तभी ओकजुन उसके चेहरे पर नाइफ से वार कर देती है, जिसके बाद उन दोनों में भिड़ंत भी होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक गुंडा आ जाता है, जिसकी वजह से ओकजुन उसे खत्म करके बाहर भागने लगती है। यहाँ वो गलियारे में पहुँचती है, जहाँ एक आदमी कटर को लेकर उस पर हमला करने आता है। लेकिन तभी सामने वाला दरवाजा खुलता है और उस आदमी का उसी कटर से पैर कट जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ओकजुन को बचाने वाली एक छोटी बच्ची होती है, जिसके बाद वो दोनों चोई की लैम्बोर्गिनी को चुराकर भाग जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, जहाँ हम चोई को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल में दाखिल किया जाता है। यहाँ उससे मिलने के लिए उसका बॉस आता है। वो चोई पर गुस्सा होता है क्योंकि उसकी वजह से वो छोटी बच्ची भी भाग चुकी थी। असल में चोई का बॉस लड़कियों का धंधा करता था और वो उस छोटी बच्ची के भागने से गुस्सा होता है। वो चोई से कहता है, तुम्हारी एक गलती की वजह से मुझे काफी नुकसान हुआ है। यहाँ तक मेरे सभी लोग मुझ पर विश्वास करते थे, लेकिन तुमने मेरे साथ सबका विश्वास तोड़ा है। अब यहाँ चोई उन्हें विश्वास दिलाता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा, इसलिए बॉस उसे एक और मौका दे देता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम ओकजुन और उस छोटी बच्ची को आपस में बात करते हुए देखते हैं। यहाँ ओकजुन को हैरानी थी कि उस छोटी बच्ची ने उसकी जान क्यों बचाई, जिसपे वो बताती है, मैं एक सही मौके का इंतजार कर रही थी ताकि मैं उन लोगों से बदला ले सकूं। वो ये भी बताती है कि चोई और उसके साथी यंग लड़कियों की गंदी वीडियो बनाकर उन्हें कई और गंदी वीडियो बनाने के लिए ब्लैकमेल करते थे और उन्होंने उस बच्ची को इसी काम के लिए किडनैप किया हुआ था। खैर, इसी के अगले सीन में हम चोई को देखते हैं जो अपने पुराने साथी से मिलता है, जिसका नाम मियोंग शिक होता है। मियोंग उसी ड्रग्स को बनाने का काम किया करता था जिसे चोई डील किया करता है। यहाँ चोई उसे ओकजुन को ढूंढने के लिए $10 मिलियन का लालच देता है, इसलिए वो पैसों के लालच में मान जाता है। असल में चोई को विश्वास था कि मियोंग ही इकलौता साथी है जो उस लड़की को ढूंढ सकता था।
वहीं दूसरी तरफ ओकजुन अपने एक्स बॉस के साथ होती है। यहाँ उसकी बॉस चाहती है कि ओकजुन वापस काम पर आ जाए, लेकिन ओकजुन उन्हें साफ साफ इनकार कर देती है, बल्कि वो उन्हें कुछ गन्स प्रोवाइड करने को कहती है। इसलिए वो ओकजुन को अपने खास डीलर के पास भेज देती है। यहाँ वो डीलर असल में एक बुड्ढे कपल होते हैं। वो ओकजुन को पैसे के बदले ढेर सारे गन चूज करने को कहते हैं, मगर ओकजुन को कोई गन पसंद नहीं आती। इसलिए बूढ़ा आदमी अपनी स्पेशल गन दिखाता है, जो दिखने में छोटी सी होती है, लेकिन उसे आसानी से छुपा के एनिमी को मारा जा सकता है। इसी के साथ बूढ़ी औरत ओकजुन से पूछती है, आखिर तुम किस काम के लिए गन ले रही हो? जिसपे ओकजुन बताती है, मुझे हंटिंग के लिए गन्स चाहिए। इतना सुनते ही वो बूढ़ी औरत उसे अपनी खास एक्सटिंग्विशर दिखाती है, जिसके इस्तेमाल से वो दूर खड़े एनिमी को जलाकर राख कर सकती थी। ओकजुन को ये एक्सटिंग्विशर पसंद आता है, जिसके बाद ओकजुन गन्स की साफ सफाई में लग जाती है। इस दौरान वो छोटी बच्ची ओकजुन को उसे गन सिखाने को कहती है, मगर ओकजुन उसे मना कर देती है। जिसके बाद वो कुछ सामान लेने के लिए सुपरमार्केट पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ मियोंग ने चोई के लैम्बोर्गिनी कार का लोकेशन पता लगा लिया होता है, और जब ओकजुन वापस अपने अपार्टमेंट में पहुंचती है, तब उस पर चोई और मियोंग का हमला हो जाता है। यहाँ हम ओकजुन को खिड़की से भागते हुए देखते हैं। खैर, सीन शिफ्ट होता है और अब हम चोई को देखते हैं, जो अपने बॉस को गुड न्यूज देता है। वो उन्हें बताता है, मैंने सब कुछ सही कर दिया है। यहाँ चोई का कहना था, उसने ओकजुन को मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है, और बॉस को उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वो चोई को उस छोटी बच्ची को टॉर्चर करने को कहता है, ताकि वो इस तरह का काम दोबारा न करे। जिसके बाद हम चोई को देखते हैं, जो उस छोटी बच्ची को टॉर्चर करने लगता है। वो उससे पूछता है, ओकजुन कहाँ पर है? तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें टॉर्चर करना बंद कर दूंगा। मगर वो छोटी बच्ची एक लफ्ज नहीं बोलती, इसलिए चोई गुस्से में उसे और भी टॉर्चर करने लगता है। यहाँ हमें मालूम पड़ता है कि ओकजुन अभी भी जिंदा है, और चोई ने अपने बॉस से झूठ बोला था ताकि वो अपनी इमेज सुधार सके। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम ओकजुन को देखते हैं, जिसके चेहरे पर साफ साफ गुस्से को देखा जा सकता है। वो भले ही अपने दोस्त को नहीं बचा पाई, लेकिन वो उस छोटी बच्ची को बचाकर चोई से बदला लेना चाहती है। वो उस आदमी से मिलती है, जिसने कुछ समय पहले कटर से अपना पैर खोया था। यहाँ वो बंदूक की नोक पर चोई का लोकेशन पूछती है, और लोकेशन मिलते ही वो उसे मारने सीधे उस लोकेशन पर आ जाती है। यहाँ ओकजुन ने चोई को मारने के लिए पूरी तैयारी कर ली होती है। वो एक बिल्डिंग के सामने रुकती है, जहाँ वो अपनी स्किल का यूज करके लिफ्ट में इंटर करती है। यहाँ वो लिफ्ट में उपस्थित सभी लोगों के शक होने से पहले ही उन्हें मार देती है। जिसके बाद उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ ड्रग्स के लिए प्लांटिंग हो रही होती है। यहाँ वो गन की नोक पर सभी को चोई के बारे में बताने को कहती है, पर तभी वहाँ पर चोई का बॉस आ जाता है। वो ओकजुन को शांति से बात करने को कहता है, लेकिन ओकजुन उसे एक ही झटके में शूट करके मार देती है। इसके बाद वो फिर से चोई के बारे में पूछती है, मगर कोई जवाब न मिलने पे वो शूट करने का सोचती है, पर उसकी गन उसका साथ नहीं देती। असल में वो गन खराब हो चुकी होती है, जिस कारण वो गोली को शूट नहीं कर पाती। लेकिन इसी बीच वहाँ उपस्थित सभी वर्कर को ये बात समझ आ जाती है, और इस मौके का फायदा उठाकर ओकजुन पर हमला कर देते हैं। लेकिन उन सबको ये नहीं पता था ओकजुन एक बॉडीगार्ड रह चुकी है, और उसने सभी फिजिकल फाइटिंग में खुद को माहिर कर रखा है। अब इसी के साथ मूवी का बेस्ट एक्शन सीन आता है, जहाँ वो उन सभी को मारकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ मियोंग उस छोटी बच्ची को लेकर जा रहा होता है। यहाँ ओकजुन उसे बीच रास्ते में रोक देती है। अब यहाँ ओकजुन उसे चोई के बारे में पूछती है, लेकिन वो डर के भी कुछ नहीं बताता। जिसके बाद ओकजुन उसे मारने वाली होती है, तभी पीछे से कोई ओकजुन पर शूट कर देता है। वो कोई और नहीं बल्कि चोई होता है। यहाँ मियोंग की सही समय पर जान बच जाती है, और वो चोई को शुक्रिया कहता है। वो उसे ये भी कहता है, हम दोनों जल्द ही ये काम निपटा लेते हैं, ताकि तुम मुझे मेरे पैसे दे दो और हम दोनों अपने रास्ते निकल सके। अब ये बात चोई को पसंद नहीं आती, और वो उसे भी शूट करके मार देता है। वहीं दूसरी तरफ वो ओकजुन को ढूंढकर मारना चाहता था, लेकिन तभी वो छोटी बच्ची गन का इस्तेमाल करके चोई को शूट कर देती है, और तब चोई के घायल होते ही ओकजुन उसे किडनैप करके समुद्र के किनारे ले जाती है। यहाँ चोई अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन ओकजुन को उस पर तरस नहीं आता, और तब वो अपने एक्सटिंग्विशर को बाहर निकालती है। यहाँ वो उसके इस्तेमाल से उसे जिंदा जला देती है। अब चोई की मौत के साथ मिनी का बदला पूरा हो जाता है, और उस छोटी बच्ची की जान भी बच जाती है। वही आखिरी सीन में हम ओकजुन के ख्याल को देखते हैं, जहाँ वो और मिनी इसी समुद्र के किनारे घूम रहे होते हैं।
ये जगह मिन्ही की सीक्रेट प्लेस थी और वो यहाँ हर बार आया करती थी। मिन्ही बताती है, मैं अगले जन्म में मछली बनकर आना चाहती हूँ। बेनेट तो मैं इसलिए करती थी क्योंकि अभी मैं मछली नहीं बन सकती। मिन्ही की ये बात उसे पसंद नहीं आई, लेकिन ओगजन को एक बात क्लियर थी, ये जगह मिन्ही के लिए काफी स्पेशल, इसलिए उसने चोई को यहाँ मारने का चुना। तो दोस्तों, इसी के साथ मूवी का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।